जी हाँ जी ठीक। तो सबसे पहले सबको जय भीम। और मेरा निवेदन है कि जिन साथियों ने म्यूट नहीं कर रखा प्लीज म्यूट कर दें। यस। क्योंकि इतना सारी आवाजें आती है, हवा की आवाज, और इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर आप सुन नहीं पाते हैं, सर सर की बहुत आवाजें। मैं म्यूट कर रहा हूँ, काफी लोगों को कर दिया मैंने। हाँ आपके पास वो अधिकार है, आप अपना पूरा, वैसे भी अच्छा नहीं लगता अधिकार का इस्तेमाल करना। नहीं नहीं, दिल्ली में बैठे हुए लोग संपूर्ण अधिकार के दुरुपयोग करते रहते हैं। माला जी जी। तो सबसे पहले तो बधाई इस बात के लिए विद्याभूषण जी को कि उन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी। इस लॉकडाउन की उपलब्धि के रूप में भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का भ्रमणशील जीवन है उसमें उतना समय शायद वो नहीं दे पाते, लेकिन इस समय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को बनाया। विवेक सकपाल जी को भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको बुक फॉर्म में लाने का काम किया। मेरे ख्याल से हिंदी में उनका ये पहला होगा उन्होंने जो लाया। मैंने पूरी किताब पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक जिस जिस रोचकता के साथ इन संस्मरणों को लिखा। एक यात्रा जो चलती है और जब उस यात्रा को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। मैं शायद उतना रिलेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस यात्रा का अंग नहीं था, लेकिन इस बातचीत में शायद कुछ लोग होंगे जो उस यात्रा के सहभागी रहे होंगे, तो वो बिल्कुल उसको जीवंत देख सकते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए रिकेप कर सकते हैं कि किस तरीके से वो यात्रा निकली होगी और उन यात्रा में जो मुद्दे आए, उन मुद्दों को चिन्हित करके उन पर काम करते हुए एक इंस्टीट्यूशन उसी इलाके में बनाने का जो काम है, ये एक विजनरी काम है। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो दस्तावेजीकरण आपने किया विद्याभूषण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने संघर्षों की कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि कोई और लिखेगा। क्योंकि औरों के लिए तो हमारी कहानियां कोई मायने भी नहीं रखती है, हमारा संघर्ष भी मायने नहीं रखता। हाँ, अगर हम थोड़ा रोएं तो हमारे आंसू जरूर दिखते हैं, तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी पीड़ाओं को पहचान करके उन प्रश्नों के समाधान के लिए प्रेरणा केंद्र जैसा संस्थान निर्माण करना और उसको निरंतर चलाए रखना, वो जो आपने कर दिखाया, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल पीड़ा की कहानी नहीं है, ये संघर्ष और विजय दोनों चीज की कहानी है। और दूसरा, उस दूरदर्शिता को भी दिखाता है, जहां हमको अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप कितनी पदयात्राएं निकले, कितने स्ट्रीट प्ले कर लें, नारे लगा दें, लेख लिख दें, लेकिन जब तक संस्था नहीं बनेगी, संस्थानीकरण नहीं होगा चीजों का, तब तक स्थायी नहीं हो। लेकिन सारे वैचारिक रूप से बहुत लोग नहीं है, काडर भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं कि उनके जरिए वो अपना बचाए रखते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के जीवन से भी हमें देखना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए और फिर मिलिंद कॉलेज जैसे, सिद्धार्थ कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट भी बनाए, उन्होंने अपना प्रेस स्थापित किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में प्रेरणा केंद्र एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इसको पाता हूँ। क्योंकि मलबाबर हम लोग भी गए, हम लोगों ने भी समय गुजारा, तो हमने वो सारी चीजें देखी, बगोच घाट से जाना वहां तक, फिर खनुआ नदी के किनारे बैठ करके हमने खूब बातें करी। आपका जो सावित्रीबाई फुले स्वावलंबन केंद्र है, वहाँ जो चीजें आप कर रहे हैं, और उनको भी देखने का मौका मिला। तो और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे ये लगी, जो किताब में आपने वर्णन किया वैसा वहां नजर भी आया। कई बार क्या होता है कि ग्लेज्ड आर्ट पेपर पे किताबें जो छपती है विभिन्न संस्थाओं की, उसमें जो कहानियां बताई जाती है, सक्सेस स्टोरीज, दरअसल वो सक्सेस वहां ग्राउंड पे नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, और जो केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरी होती है वो कुछ अलग होती है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि मलबाबर में हमने केंद्र को भी देखा, केंद्र पे आने वाले लोगों को भी देखा, और ये देखा कि लोग केवल वहां पार्टिसिपेंट के नाते नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका एक ऑनरशिप था। वहां लोग ऐसे आ रहे थे जैसे वो चला रहे हैं, उनका अपना केंद्र है। और
मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे विद्याभूषण जी भी हमारी तरह वहाँ मेहमान के रूप में ही गए हुए हैं। बाकी जो सब कुछ है वो वहाँ की स्थानीय साथियों का है, उसमें संगीता जी हों चाहे और साथी हों, और भी लोगों से जो हम मिले। और फिर हमने वहाँ जो मुसर बस्ती में जाकर के जो हम लोगों से मिलके एक एक घर में गए, उनका जो प्रेम देखा, उनका जो जुड़ाव देखा, उससे लगा कि हाँ वास्तव में प्रेरणा केंद्र ने समुदाय के भीतर अपनी साख भी बनाई है, और एक प्रेम भी उनके बीच में, विश्वास का एक रिश्ता भी बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम आप लोगों ने वहां पर किया है। मुझे लगता है कि ये किताब कई ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी खड़े करती है जिनकी तरफ शायद ध्यान जाना चाहिए। जहाँ मैं पढ़ रहा था और वहाँ एक अध्याय है कि बहन जी आने वाली थी मलवावर, और वो फिर नहीं आई। तो उनके आने की किस तरीके से तैयारियां की गई, किस तरह समाज में एक उत्साह था, और फिर वो नहीं आई तो किस तरह की एक निराशा की भावना पैदा हुई। और क्या फर्क पड़ जाता है जब हम समाज में जिनको प्रेरणा और आदर्श मानते हैं, वो उनके आने की खबर मिलती है और फिर नहीं आते हैं, तो क्या फर्क हो जाता है। वहां के जो 3 युवाओं पर गैंगस्टर एक्ट जो बहन जी के शासनकाल में लगा, वो एक पक्ष है बहन जी के शासन के समय का, उनको भी हमें देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस किताब में कई सारी आलोचनात्मक चीजें हैं और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समय का दस्तावेज जब आप लिखते हैं, दस्तावेजीकरण आप करते हैं, तो कुछ अच्छा अच्छा लिखेंगे और थोड़ा सी उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये ईमानदारी विद्याभूषण जी ने रखी कि उन्होंने उन सब घटनाओं के बारे में भी जिक्र किए, की एक खूबसूरती है और ताकत है। किसी भी किताब में इस तरह की चीजों को आना बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। किताब प्रेरणा केंद्र के पैदा होने से पहले, उसकी स्थापना से पहले शुरू होती है, और वर्तमान में प्रेरणा केंद्र क्या कर रहा है वहां तक ले जाती है। यानी कि वो केवल किताब नहीं है, वो इस पूरे समय का अपना एक दस्तावेज है जो भविष्य में आप 50 साल बाद आप इसके देखेंगे तो ये एक इतिहास की किताब होगी, जहां आप पाएंगे कि उस समय मुसर समाज के लोग कैसे आसपास के इलाके में, जो मलवावर के आसपास के इलाके जहां ये पदयात्रा गई थी, उन इलाकों में किस तरह के हत्याकांड हो रहे थे, किस तरह जमीन के संघर्ष हो रहे थे। तो ये समय का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, और मैं इसके लिए विद्याभूषण जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक नई शुरुआत की। अतीत को खोदने की बहुत परंपरा है, पुराना पुराना इतिहास लिखने की, 2000 साल 5000 साल पर ऐसे ऐसे था वैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता से हम खोज लाएंगे, सब निकाल लेंगे। तो इतिहास के उत्खनन की प्रक्रिया बहुत चलती है, लेकिन जो कंटेम्परेरी हिस्ट्री है, जो समकालीन इतिहास है, उसके लेखन के प्रति हम उदासीन हैं। हमको पता है कि हम जब मर जाएंगे तब 50 साल बाद कोई लिखेगा हमारी कहानी। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारी उदासीनता है वो बहुत खतरनाक है। इस विषय में हम हमारे तमाम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो हमारी कहानियों में किसी की रुचि नहीं, कोई नहीं लिखने वाला है। आज नहीं लिख रहे हैं हमारे जीते जी, तो हमारे मर जाने के बाद कोई नहीं लिखने वाला। तो लोगों की मौत के साथ ही सारा इतिहास भी दफन हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम चीजों को साथ साथ उनको दस्तावेजीकरण करते जाए और रखते जाए। अंत में वही एक इतिहास के रूप में भी सामने आएगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। ये किताब जल्दी, अभी तो ई बुक के फॉर्म में है, लेकिन जल्दी ही ये प्रिंट एडिशन भी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें वर्तनी और जो भी छोटी मोटी अशुद्धियां हैं वो खत्म होकर के बहुत अच्छा दस्तावेज बना दिया है विद्याभूषण जी आपने। और आपकी दूसरी किताब भी मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, बस अंतिम चरण में है, जो आपने अम्बेडकरवादी बड़े लोगों, बड़े अम्बेडकरवादियों का जिस तरीके से आपने इंटरव्यूज किए हैं, वो जो किताब है अद्भुत किताब है। और विवेक सकपाल जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो और ये दोनों किताबें प्रिंट में आए। हम जैसे गांव में बैठे हुए लोग प्रिंट में पढ़ना चाहते हैं। अभी भी हम शायद, मैं तो उस मानसिकता का हूँ जो किताब को हाथ में लेके छूना चाहता है, किताब उस कागज की गंध को महसूस करना चाहता है। तो वो किताब आएगी तो बहुत अच्छा।
बहुत धन्यवाद सारे साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, सबको जय भीम, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी। और आप किताब को पढ़े और पूरे ईमानदारी से आपने विश्लेषण किया, तो ये तो इसलिए मुझे पता है कि कई बार हम बहुत लोगों को भेजते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। हमने एक व्यक्ति ने मेरे को फोन करके बोला था झारखंड से कि उसने जो है एक राउंड में किताब पढ़ डाली, जबकि उनका कोई मतलब नहीं था ज्यादा, वो टेक्निकल आदमी है। और उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि जैसे ही पीडीएफ आया, शायद उन्होंने ऑर्डर किया, मैंने उनको पीडीएफ फाइल भी नहीं भेजी थी, तो वो लिंक पे गए और उन्होंने वहां से वो निकाली और बोला कि मुझे इसको पढ़ने में जो है वो 2 घंटे से जाने लगा, क्योंकि जिस तरह से वो था उसका पूरा एक कॉन्टेम्प्रेरी जैसे आप कह रहे हैं, तो उसमें कई बार लोगों का दिलचस्पी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तो लगातार आवश्यकता रहेगी इन आंदोलनों को मजबूत करने के लिए, कि किताबों के जरिए आंदोलन भी है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो ईमानदारी से नहीं हुआ। उसमें अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से भी किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए तो ये कि उनका डॉक्यूमेंटेशन जो था वो सबसे बेहतरीन था। अगर आज अम्बेडकर ने जो इतना लिखा है, वो लिखा नहीं होता तो अम्बेडकर कहीं होते नहीं, पता भी नहीं होता उनका, कहीं गायब कर दिए जाते हो। लेकिन उन्होंने इतना लिखा कि उनको इग्नोर करना भी बस की बात नहीं है। बहुत कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए जिन्होंने प्रयास किए। तो हमारी भी कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हमने चीजों को देखा इतने सालों में, वो रखा जाए, लाया जाए और समाज के बीच में जाए। तो हमारे बीच में झारखंड से हैं श्री रामदेव विश्वबंधु जी, और वो भी मलवाबर आए हैं और हमारे साथी हैं बहुत समय से। तो झारखंड में दलित आंदोलन को खड़े करने वाले लोगों में हैं। तो विश्वबंधु जी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए और फिर अपनी बात को रखें। अनम्यूट कीजिए विश्वबंधु जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप तो आएगी। चलिए सबसे पहले आप सारे साथियों को जय भीम और झारखंडी जोहार। आप सारे लोगों को मेरी आवाज जा रही है साथियों? बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज, आप चिंता न कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले मैं अभी जो हमारे साथी और बेग बंसी जी ने जो अभी बात रखी उसके लिए धन्यवाद। और सारे साथी प्रेरणा केंद्र मैं भी 2-3 बार वहां गया हूँ, वहां रहा हूँ। मुसहरों के बीच में मैंने देखा, वहां पूरा धूल भरे इलाके में घुमा भी हूँ, देखा भी हूँ और पूरे पढ़ा भी। जो 145 पेज का आपने जो आपने भेजा था, मैंने पढ़ा है। और एक बड़ी बात है कि पूरे जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, छोटे बड़े स्तर पर विभिन्न क्षेत्र में काम हो रहा है, उसका दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता है। लोग अपना रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन दस्तावेज होना चाहिए हमने अभी तक क्या किया, अचीवमेंट क्या है, ये हो नहीं पाता। यदि आपने किया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं भी 2-3 बार वहां गया और जो वहां कुछ चीजें हैं, जैसे एक मुसहर, हेलो हेलो, विश्वबंधु जी का लगता है कि वो उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। विश्वबंधु जी, आवाज आ रही? जो संघर्ष की शुरुआत किया है वो प्रेरणा एजुकेशन के द्वारा, ये तारीफ के काबिल है। फिर जो मैं वहां देखा, ह्यूमनिज्म को डेवलप किया आपने। ह्यूमनिज्म बड़ी चीज, ऊपर की चीज है, नीचे स्तर की चीज नहीं, एक वैचारिक चीज है। और आपने वहां जो अशिक्षा को दूर करने के लिए आपने सावित्रीबाई फुले को मनाने की शुरुआत किया, लगातार 3, 8, 9, 10 मार्च तक, क्योंकि मैं भी 1-2 बार शामिल भी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा आपके लिए भी था, हमारे लिए भी, सारे लोग जो वहां जाते उसके लिए एक इंस्पिरेशन था। और हमें लगता है कि अम्बेडकर, फुले, साहू जी महाराज की जो पूरी परंपरा था, आप कह सकते हैं कि परंपरा दलित बहुजनों की परंपरा, उस परंपरा की शुरुआत आपने वहां की है। एक प्रेरणा केंद्र आश्रम बना करके वहां खेती बाड़ी अशिक्षा दूर करने का जो प्रयास किया है, एक तारीफ के काबिल है। बहुत बेहतर ढंग से आपने काम किया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो शक्ल में आई, प्रिंट के रूप में आएगा तो कुछ और बेहतर होगा, ताकि लोग आपके संघर्ष को जान पाएंगे, ताकि लोग समझेंगे। जो मुझे लगा कि इस तरह का कई जगह, आपने मुझे भी कहा था कि झारखंड में भी इस तरह के केंद्र की जरूरत है, होना चाहिए। ये कई तरह के आश्रम ना, गांधीवादी आश्रम ना बन जाए, जब मठी गांधी टाइप का हो, वहाँ आइडियोलॉजी का प्रचार हो।
शिक्षा का प्रचार, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का प्रचार हो और लोग दस्तावेजी कर रहे हैं अपने हकूक के लिए, उसका इतिहास लोग जाने। आज लोग इतिहास नहीं जान पाते, क्या था, नहीं जान पाते हैं। यदि आप इतिहास को नहीं जान पाएंगे तो भविष्य भी नहीं मान पाएंगे। अम्बेडकर के बारे में अभी आप बताया आपने, अम्बेडकर जितना चाह रहे थे उतना नहीं लिख पाए, क्योंकि मात्र 65 साल की उम्र में देहांत हो गया उनका। तो और लिखना चाह रहे थे, कई चीजें उनका नहीं लिख पाया, अलग बात है, लेकिन काफी उन्होंने लिखा, इसलिए आज हम लोग जान पा रहे हैं। तो हम सारे साथियों को फिर से धन्यवाद देते हैं, राहुल जी को विशेष रूप से, हम क्योंकि आपने मुझे बुलाया था तो मैं वहां गया भी था और प्रेरणा केंद्र को मैंने नजदीक से देखा, संगीता जी का संघर्ष मैंने देखा, उनका व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, परिवार से संघर्ष करके वहां खड़ा की है। वो संगीता जी का बराबर हम लोग मिलते भी थे, कई दिल्ली वगैरह मीटिंग में मिलते थे। तो हमें लगता है कि इस तरह के दस्तावेजीकरण आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा काम करेगा, इंस्पिरेशन होगा हम सबों के लिए, आपके लिए दस्तावेजीकरण मस्ट है। मुजहर कम्युनिटी के बारे में जो आप कर सकते हैं कि महादलित है, आदिम दलित है, उनका संघर्ष अलग है, उसको अलग ढंग से खड़ा करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिन में हम लोग, अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लेकर के काम कर सकें। और मैंने जो पढ़ा है हमें लगता है कि अच्छा है, उसको और बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपने मुझे इनवाइट किया था इसको बोलने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और हमारे पास में सुकट भाई दिखाई दे रहे हैं, मलवाबर में बैठे हैं गांव में। तो सुकट भाई कुछ बोलेंगे? माइक अनम्यूट करें जरा इनका, उनका माइक अनम्यूट करें। ये बोले के बाद रउआ अइला से हमन के बहुत सुधार बा, बदलाव कुछ बहुत आ गई बा। अब पानी भी आ गए बा, पानी में आ गई बा। और माई कोई नहीं आए और लोग? बारिश वर्षा था। अच्छा, बरखा था। हाँ, किताब देखी आपने? हाँ, किताब देखी आपने? हाँ, क्या? अच्छा, वाह, चलिए अच्छा है, आप लोगों से मिलते रहेंगे हम लोग। और हमारे साथ में हमारे डॉक्टर प्रदीप हैं, ये दिल्ली से जुड़े हैं। तो प्रदीप जी जो है वो JNU से उन्होंने पढ़ाई किया, फिर PhD शायद जामिया मिलिया से किया। और मैं प्रदीप जो मुझे भी पढ़ते रहे हैं बहुत सालों से, तो हम लोगों की दोस्ती हुई। और फिर मुझे उन्होंने बताया कि वो झारखंड से हैं। तो प्रदीप जी, आप जरा थोड़ा सी आपने क्या देखा और क्या इस बारे में आपका वो है, हम सुनना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, जय भीम। जय भीम। मैं काफी पहले समय से विद्याभूषण सर को जानता हूं और उनकी रचनाएं पढ़ता रहा हूं। काफी लिखा है इन्होंने, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, ट्राइबल समस्या को लेकर, दलितों को लेकर काफी समय से लिखा है उन्होंने। लेकिन हमारी बातचीत पहले बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन मिलना नहीं हो पाया था। और हालांकि बीच में बातचीत होती थी और फाइनली हम लोग मिले और इसी मुद्दे पर मिले और मलवाबर को लेकर हम लोगों ने बात किया। उन्होंने जो किताब हमें भेजा वह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कहो या जो भी कह लो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गांव की कहानी बहुत लोग दिल्ली में बैठकर लिख रहे होते हैं और उनकी भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन रियल अम्बेडकराइट जो गांव में रहकर गांव की बात लाना, गांव के संघर्षों की बात लाना, उनके लिए लड़ना, उनको स्वावलंबन देना, उनके संघर्ष में साथ देना, उनको कॉन्फिडेंस देना, ये सबसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। इसके लिए मैं आपको और प्रेरणा केंद्र के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा काम किया है सर। और सिर्फ यह संघर्ष की गाथा नहीं है सर, अब जैसे कहा डॉक्यूमेंटेशन तो है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, आपने किया है इसका। ये दस्तावेज पॉलिटिकल भी है सर। पॉलिटिकल इस मामले में जैसे भवर मेघवंती जी ने कहा कि कैसे बहन जी नहीं आई, तो हम ये वर्तमान जो स्थिति है, जो वर्तमान प्रदेश से है, जो दलित राजनीति की इस देश में जो वोट बैंक की राजनीति है, जो जातियों का संस्करण है, राजनीति है, उस पर भी एक कमेंट है कि कैसे हाशिए पर पड़ी जातियां, दलितों के अंदर भी हाशिए पर पड़ी जातियां कैसे दरकिनार कर दी जाती हैं, चाहे किसकी भी सरकारी हो, चाहे दलित की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसकी भी सरकार हो।
तो यह एक पॉलिटिकल दस्तावेज भी है, मुझे ये लगता है। और साथ ही साथ ये संघर्ष की कहानी है, क्योंकि वो हमारे रियल हीरो, रामरती माँ जैसे लोग, सुकट जी जैसे लोग और जितने भी लोग हैं वो हमारे रियल हीरो हैं। हमने कहानी सुनी थी वो दशरथ मांझी की, माउंटेन मैन बिहार वाले, कैसे थे उन्होंने काम किया था। तो ये हमारे रियल हीरो हैं, रामरती माँ जी और सभी लोग जो हैं, जो लड़ रहे हैं अपने संघर्षों के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, सब चीजों के लिए, वो हमारे रियल हीरो हैं। उनके स्टोरीज को, उनकी कहानियों को सबके बीच में लाना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो देश दुनिया को जानते हैं कि कुछ है थोड़ा सा, तो उनके बीच में जाना और उनके काम करना, उनको कॉन्फिडेंस देना और साथ ही तमाम दुनिया के संघर्षों से अवगत कराना, जोड़ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। काम किया है सर आपने। और खासकर जो प्रेरणा केंद्र का जो स्थापना है, वो आगे आने वाले समय तक आसपास के गाँव को ही बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत ही इंस्पायर करेगा। और ये किताब जो है, मुझे लगता है ये प्रिंट में आने के बाद बहुत ही मास लेवल पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके बीच में जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं गांव के लेवल पर में दलितों ने जो जीवन जिया है उसको लेकर लिखा भी है, थोड़ी आत्मकथाएं भी लिखी हैं, बहुत लोगों ने लिखा है। ये संघर्ष की कहानी जो है, उस कड़ी में मैं तो ये भी कहूंगा कि उस कड़ी से आगे की बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसको सबको पढ़ा जाना चाहिए। मैं तो एक बार में ही पढ़ गया था इसको, पूरी रात में ही पढ़ गया था सबको। मैंने नोट्स भी बनाए थे इसको कुछ, लेकिन मैं नोट्स के बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि कैसे तमाम लोग साथ में जुड़ते आए, कारवा बनता गया, कुछ मुश्किलें भी आई बीच में, सब कुछ हुआ। और सर ने कैसे उनकी जो पैर खराब था, सब कुछ, मतलब ये जीवन दस्तावेज इस तरह है कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैं भी हूँ साथ में। हालांकि ये कहना थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर जाना चाहूंगा मलवावर केंद्र, प्रेरणा केंद्र, और वहाँ के साथियों से मिलना चाहूंगा, सबसे मिलना चाहूंगा, वहाँ पर जो लोग इस लड़ाई में हैं जरूर मिलना चाहूंगा। और सर ने कहा भी है कि आप चाहे जैसे भी हो, आप इस संघर्ष में चाहे जिस फॉर्म में, चाहे जैसे भी हो, आपको समय मिले तो आप योगदान दे सकते हैं। और मैंने सर को वादा किया है कि सर जरूर मैं ये करूंगा, क्योंकि पठन पाठन के मैं क्षेत्र में हूँ लंबे समय से दिल्ली में, तो मैं ये जानता हूँ कि जात को लेकर, दलितों को लेकर एक गजब बहुत बड़ा दुर्भाव है लोगों के बीच में, बहुत बड़ी। जो मैं पढ़ाता हूँ छात्रों को तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत अधिकतर छात्र जो हैं उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है जाति व्यवस्था को लेकर और चीजों को लेकर, एक्सप्लॉयटेशन को लेकर। इसमें उनकी गलती नहीं है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है और जो ब्राह्मणवाद का जो संस्करण है उसकी सबसे बड़ी वो है। हम शुरू से ये जानते हैं कि कैसे मिड डे मील के समय जब दलित वो थे कैसे बच्चे फेंकते हैं, तो सोशलाइजेशन शुरू से ही उनका उस तरह से होता है। तो कॉलेज में भी वो कैरी ऑन करते हैं, लेकिन जो कॉलेज में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अपर कास्ट डोमिनेटेड हेजेमनी है, वो चाहते तो उसको बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। तो इसमें जरूरत है कि हम सभी लोग समाज में जहाँ भी जैसे भी हों, अपने लिए, अपने साथी के लिए, कम्युनिटी के लिए, दलितों के लिए, और भी जो लोग पीड़ित जो हैं उनके लिए लड़ें, सबके बीच काम करें और मिशन को आगे बढ़ाएं। विजया बसंत सर ने बहुत बड़ा काम किया है सर, मैं इसके लिए काबिल तारीफ हूँ। आप काबिल तारीफ बधाई के पात्र हैं सर। और साथ ही आपने मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मलौबर गांव के लोग, तमाम जो लोग जो लड़े और मिशन में भाग लिए, प्रेरणा केंद्र में भाग लेने वाली, लड़ने वाली महिलाएं और लड़कियां भी, क्योंकि बिना लड़कियों के स्वावलंबन के, उनके आगे बढ़ने से, उनके मजबूत होने से आगे नहीं बढ़ सकता, बाबा साहब कह चुके थे। और विद्याभूषण सर ने इस दिशा में भी काफी काम किया है। और हम सभी जानते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है दलितों का, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता, जमीन नहीं होती, ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो सर ने वहां पर इसकी भी व्यवस्था की, इसके लिए भी काफी कोशिश करा कि स्वावलंबन हो, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिले, ताकि उनको दूसरे पर आश्रित न होना पड़े, उनके खेतों पे न जाना पड़े, सब कुछ पड़े। तो एक चारों दिशाओं में मतलब चहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया सर, और इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं प्रेरणा केंद्र के लोग और मलौबर गांव के लोग, जिन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है और आगे आने समय के लिए भी लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी लोग बोले अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका। आपने जो है पूरी चीजों को विस्तार पूर्वक रखा इस चीज को। और प्रदीप जो है वो भी अति दलित, अति पिछड़े समाज से आते हैं, और अगर मैं बोलूं तो इसी समाज से आते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं उनका परिचय और इसे कराना चाहता था। प्रदीप जो है मुसहर समाज से आते हैं, और मुसहर समाज का व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है और पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो ये बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए। एक बार एक ताली तो उनके लिए बनती है हमारी तरफ से।
तो इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर बुलाया था कि प्रदीप आप आए और आप इस समाज के अंदर भी थोड़ा सी जोश चलाने का काम करें। और मुझे तो कम से कम इतने साल लिखते हुए कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनको करीबन 4-5 साल पहले जेएनयू से एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया था, वो ये नट समाज का था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि नट समाज का व्यक्ति जो पीएचडी कर रहा है, तो एक बात होती है कि हाँ भाई अपने कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग, तो लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति कितने निष्ठावान है। कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पीएचडी कर दें या सारे ना करें, लेकिन जरूरी ये है कि उसकी निष्ठा कितनी है अपने समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति, वो ज्यादा जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो है वो बहुत समाज को जो है वो प्रेरणा दे सकते हैं। तो प्रेरणा केंद्र में आपकी भी बहुत आवश्यकता रहेगी, तो आप आते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। जरूर सर, जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। अब हमारे साथी हैं, मैं कहाँ दिखाई दे रहे हैं, रामचंद्र जी बैठे हुए हमारे साथ, यात्रा को आगे आगे ले जा रहे थे वो रामचंद्र प्रसाद जी। वो पूरी यात्रा को जो है, जब क्या नाम है, मेरा पैर में प्लास्टर था, तो वही सारा बंदोबस्त कर रहे थे आगे आगे। उन्होंने एक लकड़ी का चेयर मेरे लिए बनाया था, ये ताकि जो सुबह सुबह जो हम लोग जाते हैं तो प्लास्टर में करके कुछ काम बन नहीं सकता था, तो उन्होंने एक लकड़ी की कुर्सी बनाई थी ताकि मेरे को जो है वॉशरूम वगैरह जाने में, बाथरूम वगैरह जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो रामचंद्र जी आप आए, अपनी बात को रखें, अनम्यूट कर दीजिए अपना। जी 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 जी, आवाज जा रही है? बहुत अच्छे से। जी सर। जी, सब साथियों को जय भीम जय भीम जी। और जय इंसान और जय विज्ञान। साथियों, मैं अभी सुन रहा था, सकपाल जी को सुना, बेगवंशी जी को सुना, अभी साथी जो प्रोफेसर हैं जेएनयू के उनको भी सुना। ये जो दस्तावेजीकरण रावत जी ने किया है, ये दस्तावेजीकरण नहीं है, एक हमारा इतिहास है। बाबा साहब ने कहा था कि जो कौमें अपने इतिहास को याद नहीं और दूसरा संगीता जी, सुकट भाई, रामरती माई, ये तमाम जो हमारे साथी हैं, इनके बारे में थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगा। 1994 की बात है। मुसहर को यहाँ कोई जानता नहीं था कि मुसहर क्या है, और मुसहर जो कौम है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। तो जो 1981 में गणना हुई थी, उस समय 1,26,480 मुसहर चिन्हित किए गए थे कि यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की ये जनगणना है। अब तक फिर गणना हुई नहीं। तो यहाँ मुसहर की बात, इससे पीछे और थोड़ी जाएंगे। रावत जी ने एक पिक्चर बनाई थी, भूख से लड़ते मुसहर, शायद किसी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे है, देखिए, भूख से लड़ते मुसहर। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्होंने बनाई थी। मैं उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जब देखा तो मैं रावत जी से बहुत ही प्रभावित हुआ, और रावत जी से अब मिलने का मेरे पास कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय ना फोन हुआ करते थे जो घरों में थे, तो हम लोग इतने स्थिति में नहीं थे कि अपने घरों में फोन लगा सके। फिर भी हमारे साथी राज कपूर जी को मैं धन्यवाद दूंगा जो गाजीपुर से हैं, उन्होंने रावत जी से मिलवाया।
और रावत जी से जब मैं मिला तो उनसे मैं काफी प्रभावित हुआ, उनके बातों से, उनके विचारों से, उनके कार्य करने के तरीके, समझाने के तरीके, या मिलनसार की जो उनकी क्षमता है, मिलने की जो क्षमता है लोगों से, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और मैंने कहा कि रावत जी आप आइए, थोड़ा हमारे देवरिया कुशीनगर भी घूमिए, देखिए, हो सकता है। तो उस समय रावत जी, एक जगह है ताल रतोई, मऊ जिले में इस समय है, वहां पर कुछ मछुआरे समुदाय के साथ जिस तरह से मुसहरों के साथ कर रहे थे, मैं गया, वहां का काम देखा। तो रावत जी से मैंने कहा कि सर अगर हो सके तो देवरिया में थोड़ा टाइम दीजिए। खैर मेरी बातों को शायद रावत जी ने लिया, दिल से लिया। फिर हम लोगों ने एक पदयात्रा बनाई। पदयात्रा जब बन गई, उसकी रूपरेखा बन गई, पदयात्रा की तैयारी हो गई, तो उसी वक्त रावत जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। मैं दाद देता हूं रावत जी के इस हिम्मत को। जब हम लोग सुने कि हमारे लीडर का पैर एक्सीडेंट हो गया है और वो पैदल चलना है, और वो भी पैदल चलना था, लेकिन जब हमने फोन से बात किया रावत जी से, तो पीसीओ हुआ करते थे। तो रावत जी ने कहा कि नहीं रामचंद्र जी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूंगा, आप लोगों के साथ चलूंगा। रावत जी के इस हिम्मत को देख करके, उनके इस स्थिति को देख करके मुझे बड़ा ही और बल मिला कि भाई अगर एक आदमी अगर पैर टूटने के बाद भी चलने को, तो मेरा भी पैर टूटा हुआ है भी, मेरा पैर में राड लगे हैं, एक पैर में पूरे, हमारा एक ही पैर है, पूरे राड लगे हुए हैं, और मैं भी लंगड़ा था। लेकिन मेरे ख्याल से 400 या 500 किलोमीटर की पदयात्रा हम लोगों ने की, और दोनों लोगों ने की। तो रावत जी जो अभी बताए कि एक चेयर बनाया, वो चेयर आज भी रावत जी के हमारे संग्रहालय में पड़ा हुआ है, और मैं उसको रखता हूँ, हमेशा पदयात्रा की याद दिलाता। वो छड़ी भी है। अब फोटो दिखाने का कोई अगर सिस्टम होता तो मैं उस छड़ी को दिखाता, जो हम लोगों ने फोटो खींचा था, कुड़ाल थे, वो भी छड़ी में जिस तरह से लोग रखते हैं संग्रहालय में, वैसे रखता। मैं रावत जी को अपना आदर्श मानता हूँ, सीधी बात है। आज रावत जी के संपर्क में आने से मेरे बच्चे ने पीएचडी किया, मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखे। ये तो हमारी पारिवारिक बात है, वहां नहीं जाना चाहूंगा। अब आता हूँ मुसहरों के उस जीवन पर। जब पदयात्रा लेके हम लोग चले तिलकवनिया से, महाराजगंज से, वो कड़ी धूप, कहीं बारिश, कहीं तूफान, कहीं नदियां सब पार करते रहे। हमारे एक साथी हैं डीपी, बहुत संजोग से आज जुड़ नहीं पाए हैं, मैंने बोला था उनको, रावत जी को कंधे पर, पीठ पर अपने बिठा करके और नदियों को पार कराते थे। हम लोग सरल भाई नाम का एक मुशहर थे, जिस तरह से सुकट भाई इस समय हमारे कर्मयोगी हैं, उसी प्रकार से उस समय एक सरल भाई हुआ करते। उनको कोई औलाद नहीं थी, मियाँ बीवी थे, और कुल 5 कट्ठे खेत थे। बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, 100-150 बच्चे
मीटिंगों में जाया करती थी, तब अभी रावत साहब से हमारी मुलाकात नहीं थी। तो इसने कहा कि साहब हमारे यहाँ कुछ किया जाए, हमारे यहाँ कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। और तब मैंने रावत जी से कहा कि रावत जी ये बहुत तलीन है माई, रामरती माई, इसको माई कहता हूँ। माई का नाम मैंने दिया था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि शुरू कैसे किया जाए। और पदयात्रा में तो जो दिखते हुए मूस चूहे खाते पीते हम लोग आते जाते रहे, तो बात ही अलग है। शुरू कैसे किया जाए, सवाल यहाँ खड़ा हुआ। तो वहां पर नदी के किनारे गांव सभा की जमीन थी, वहां हमने क्या किया, एक छोटी सी झोपड़ी डाली और झोपड़ी डाल करके और वहां से हम लोगों ने स्कूल शुरू किया। पीटा वहीं हम लोग सोते थे, रहते थे, बनाते थे, खाते थे, कभी नहीं का, कभी पानी हो गया तो बड़े संघर्षों का वो जीवन रहा, खड़ा किया गया। फिर हुआ कि भाई अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ और अस्थाई काम किया जाए। तो अस्थाई काम करने के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी वहां छोटी सी एक टुकड़े जमीन का लिया। इसके लिए पवारी भाई को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शायद इस हैं, उनको देखा था मैंने अभी। पवारी भाई ने कहा कि नेताजी कहा करते थे कि ठीक है मैं अपनी जमीन थोड़ी दे दूंगा, मुझे कुछ पैसे दे देंगे। तो हम लोगों ने कुछ पैसे दिए, जमीन खड़ी हुई। और धीरे उसके कहानियों को सुना तो मेरे मन में सामाजिक भावना थी। मैं धीरे धीरे उसे अपने संपर्क में लाया। संपर्क में लाने के बाद से मैंने कहा कि संगीता, जीवन को किसी तरह से तो चलाना ही चलाना है, तुम प्रेरणा केंद्र संभालो। आज संगीता ने जो प्रेरणा केंद्र की छवि बनाई है,